अरे मेरे को थोड़ा सा डाल दे भैया, चीनी इसमें एकदम नहीं। हम लोग लाइव हैं, लाइव आ चुके हैं। अब कुछ साथी लोग जुड़े साथ में, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डाल दे। कुछ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, 10-11 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुछ एक दो कमेंट आ जाए आवाज आदि के बारे में, तो फिर हम लोग शुरू किया जाता है। हाँ, प्रेम शंकर जी जुड़ गए हैं, बंटू भाई जुड़ गए हैं, आयुष पाठक जुड़ गए हैं हम लोगों से। ये भाइयों क्यों बहनों क्यों नहीं है इसमें, सिर्फ भाइयों लिखा हुआ है। भाइयों हैं, फोटो जबकि आ रही है उनकी, एक तो भी बैठी हुई है उनके बगल में प्रेमचंद के। तो हमारे अरे साथ वाह, जुड़ गए आयुष काफी पाठक, लोग। नमस्ते। हम लोग हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आलोक सर भी जुड़ गए हैं, आलोक दलईपुर। अरे वाह दलईपुर, नमस्ते। केशव तिवारी जी जुड़ गए हैं। क्या और लिखा है, आपको स्वागत है अनिल भाई की मारी जाएगी, क्या लिखा हुआ भरी जाएगी। है? हाँ। कुछ टाइपिंग हुई है। तो हमारे साथ लगभग 40-41 लोग जुड़ गए हैं। हम हमारे सारे हम्म। दर्शकों का हम समकालीन जनमत टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हिंदी के अनूठे गद्यकार अनिल यादव जी हैं। आप सब उनकी कृतियों से परिचित हैं। अभी उनकी कहानी गौ सेवक हंस में प्रकाशित हुई, बहुत चर्चित रही। इसके अलावा वह भी कोई देश है महाराज जैसी जैसा अनूठा ट्रैवलॉग उन्होंने हमारे हिंदी समाज को दिया है, क्योंकि हिंदी में कई बार जो शब्द आते हैं वो उनके पीछे अनुभव की बहुत कमी रहती है। अनिल जी के साथ क्या है कि उनकी जो भाषा है वो ठेठ जमीन से जुड़ी है, उसमें एक अद्भुत जीवंतता होती है। उनको पढ़ते हुए, उसे गुजरते हुए आप हमेशा एक उस कहानी से एक जीवंत रिश्ता कायम करते हैं। कहीं भी कोई यांत्रिकता देखने को नहीं मिलती। और वो बड़े घुमक्कड़ हैं। तमाम यात्राएं उन्होंने की हैं, कुछ मकसद से, कुछ बेमकसद से। और इस घुमक्कड़ी के बीच में बड़ी मुश्किल से हमारी समकालीन जनमत की टीम उनको पकड़ पाई है। आज हम उनको आपके सामने लाइव करा पाए हैं। हम अनिल भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिल जी, आपका समकालीन जनमत की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत हम बहुत चाहते हैं धन्यवाद। कि अब आप हमारे श्रोताओं से रूबरू हों। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं, अरे वाह अवधेश भाई, नमस्ते। समकालीन जनमत का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सजीव अपने पेज पे आने का न्योता। कुछ नेटवर्क वीक हुआ है, आ जाएंगे अभी। वाईफाई से कनेक्ट होने में कभी कभी ये समस्या आती है। हाँ साथियों, अनिल जी का डिस्कनेक्ट हो गया है, वो वापस पुनः आ रहे हैं।
जल्दी ही वो हमसे जुड़ेंगे। इसी बीच हमारे पास राम जी भाई का कमेंट आया है कि बनारसी तबीयत रवानी की भाषा के धनी हैं अनिल यादव। बिल्कुल सही बात है कि अनिल यादव की जो भाषा है उसमें जो रवानी है वो अपने में बांध लेती है। अनिल जी हमसे पुनः जुड़ चुके हैं। हाँ यार, बीच में और डिस्टर्ब हो पुनः गया। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। राम जी भाई ने आपकी भाषा के बारे में अभी अभी एक कमेंट किया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, तो हम और राम जी भाई एक ही माटी के आदमी है ना। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, सब एक ही तो जमीन है। और राम जी भाई का बता रहे थे तुम कि पैर टूट गया था, अब कैसा है? नहीं नहीं, वो एकदम फिट हैं, ठीक अरे है। वाह। बीच में थोड़ी चोट आई थी। ये अवधेश आजकल क्या बिजली विभाग में है क्या? ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बात कर रहा। नहीं, वो पिछली बार समकालीन जनमत के लाइव में हमारी पूरी टीम प्रेम शंकर जी इतना परेशान हुए और आपका ट्रांसफार्मर जो है उड़ गया हाँ, इलाहाबाद में। ट्रांसफार्मर उड़ गया था, लेकिन इस बार अवधेश कैसे उड़ा रहे हैं, प्रश्न ये है। इलाहाबाद में तो, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या तो है, ट्रांसफार्मर हाँ, तो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज तो दिल्ली में है। इस बार नहीं उड़ेगा, निश्चिंत रहिए, इस बार कहानी पाठ होके रहेगा, ये पक्की पाठ बात। होते रहेगा। और अब शुरू किया जाए। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल जी, अब आप अपने श्रोताओं से बातचीत शुरू कीजिए। नमस्ते आप सभी लोगों का इस जीवंत संप्रेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समकालीन जनमत का बहुत शुक्रिया। दीपक, देखो कोई कह रहा है कि 13 साल बाद तुम्हें सुनने का मौका मिल रहा है उनको। स्वागत है स्कंद जी। समकालीन जनमत का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अपने पेज से जीवंत कहानी पाठ का मौका देने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बिना किसी औपचारिकता के कहानी पाठ शुरू किया जाना चाहिए। वाह आशुतोष जी, नमस्ते, माशाअल्लाह। तो बिना किसी औपचारिकता के कहानी पाठ शुरू किया जाना चाहिए। मैं आज एक कहानी, लंबी कहानी का एक हिस्सा पढ़ने जा रहा हूं। कहानी का नाम है गौसेवक। और ये कहानी बिल्कुल हमारे समकालीन जो राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य है और जिसका 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 जो जिसके लंबे हाथ, जिसका दम घोटूपना, जिसका जिसका डंक सारे लोग महसूस कर रहे हैं। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये उसी परिदृश्य के बारे में कहानी है। और पिछले साल ये कहानी हंस में उसके मार्च अंक में छपी थी। हाँ हेलो, आ गए हैं। और इसका, हाँ दीपक, बीच में आपकी आवाज कट जा रही है, क्या मतलब फोन ऑन तो नहीं आ रहा है? किससे कनेक्ट किए हैं आप नहीं अपना? नहीं, कोई फोन नहीं आ रहा है। मैंने बल्कि फोन को मैं दूर ही फेंक देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये वाईफाई से कनेक्ट है। ये वाईफाई है। अच्छा, तो बीच बीच में लगता है कि वाईफाई थोड़ा बहुत वीक हो जा रहा होगा, कोई बात नहीं। पहले तो इस फोन का टेटुआ दबा दिया जाए। ये नहीं नहीं, फोन से कोई दिक्कत नहीं, जब वाईफाई से कनेक्ट है तो फोन से कोई संबंध ही नहीं है उसका। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, तो क्या शुरू कर दूं, पढ़ूं?
हाँ, आप अपनी बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ज्योति इतनी आशंका क्यों है? कहानी पाठ होके रहेगा, लेके रहेंगे, होके रहेगा, ये क्या है? होगा होगा ज्योति जी, होगा कहानी पाठ। तो ये कहानी पिछले साल हंस में छपी थी, उसके मार्च अंक में, और ये पहली कहानी है मेरी हंस में छपी। नमस्ते। इससे पहले जो कहानियां मैं भेजता था, दो एक भेजी होंगी, वो लौटा दी जाती थी, नहीं छापी जाती थी। उसमें कुछ बदलने के लिए कहा जाता था, मैं नहीं मानता था, नहीं, लिहाजा नहीं छपती थी। तो ये पहली कहानी है जो किसी बिना काट छांट के छपी, और इसे पिछले साल हंस कथा सम्मान भी मिला। हंस में छपी हुई कहानियों को छांट करके एक जूरी के पास भेजा जाता है और वो तय करती है। तो इसको पिछले साल का हंस कथा सम्मान मिला था। तो मैं इस कहानी का एक हिस्सा, कहानी चूंकि बहुत बड़ी है, करीब 20,000 शब्दों की कहानी है, एक छोटा मोटा उपन्यास या नवेला, नवेला समझिए। तो मैं उसका एक हिस्सा पढ़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये श्रोताओं में, दर्शकों में जिज्ञासा पैदा करेगी और वो मूल कहानी और पूरी कहानी पढ़ने की तरफ जाएंगे। तो मैं बिना किसी भूमिका के कहानी शुरू करता हूं। अंधेरा, ध्वस्त इमारतों, जंग लगे ट्रकों, शहीदों के चबूतरों, गिलासों, पाइपों और पेड़ों के बीच की खाली जगहों में भरता जा रहा था। नदी के बहने की आवाज के बीच किसी ऐसी चीज के गिरने की आवाज छिपी थी जो वनस्पतियों की गंध, तारों की फीकी रोशनी, सिहराती हवा के स्पर्श और शराब के खुमार के साथ मिलकर रिपोर्टर के भीतर सेमल के रुईदार बीज की तरह भटक रही थी। रात किसी अकेले झींगुर की आवाज की लय पर किसी आदिम गीत की तरह उठते गिरते हुए हर चीज को अपने ही अनन्य ढंग से सम्मोहक और डरावनी बनाती जा रही थी। डर न होता तो सम्मोहन भी न होता। सरकार, पुलिस, नक्सली, दलाल, गरीबी और आत्माओं से डरते हुए लोग न जाने किस चीज पर मुग्ध हो जिए जा रहे थे। कहीं वह चीज रात तो नहीं है जो पहले सब कुछ पर पर्दा डालकर सहनीय बनाती है, फिर भुलावा देकर सुला देती है, फिर चुपके से नींद में अच्छे बुरे सपने बोकर चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह चीज क्या है। वह सबके बीच होते हुए भी अपने भीतर गुम होकर बुदबुदा रहा था, रहस्य, रहस्य, रहस्य। उसे पहले लगा कि सरपत की जला दी गई झाड़ी की बची रह गई जड़ है। एक छोटी सी लपट उठी, कुछ दिखाई देने लगा। मच्छर उड़ाने के लिए एक हाथ हिला। ठीक पीछे 20 हाथ की दूरी पर एक टीले के ऊपर रेडियो वाला बैगा बैठा चिलम पी रहा था। वह उन सबको 3 घंटे से अपनी एक आंख से एकटक देखे जा रहा था। वह अचानक वहां से हटने के लिए बेचैन हो गया। संजोग कि धामाचेरों ने भी उसी समय अंगड़ाई लेते हुए कहा, चलिए सर, अब यहाँ का खेल खत्म, आपको अपनी गौशाला घुमा के लाते हैं। भाई आज रहने दो, मुझे गेस्ट हाउस पहुंचना है, रात में गेट बंद हो जाएगा तो दिक्कत होगी। वह डैम से 20 किलोमीटर दूर कस्बे के एक सीमेंट फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। उसे केयरटेकर ने जंगली इलाके से रात होने के पहले लौट आने को कहा था। धामा हंसा, अरे सर, अभी आप समझे नहीं कि आप किसके साथ हैं। आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, इलाके का कोई भी गेस्ट हाउस और डाक बंगला खुला मिलेगा। नहीं, मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। उसने नशे में लचकते हुए दोनों हाथ थाम लिए। देखिए सर, इनकार मत कीजिएगा, आप हमारे मेहमान हैं
गौशाला से किसी को आपकी सेवा के लिए साथ कर देते हैं, सुबह हम वापस ले आएंगे। वह बस्ती बाजार के पीछे सड़ांध मारते पानी के छिछले ताल के बाद आखिरी झोपड़ी की दीवार से शुरू होती थी। वहां तक जाने वाला खड़ंजे का रास्ता दोनों तरफ कीचड़ में उगी बहेया की झाड़ियों के बीच मच्छरों से गुंजार और जुगनुओं से रोशन था। गाड़ी की हेडलाइट से नाराज सुअर गुर्राते हुए अपने विशाल परिवारों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। अधिकांश घर खपरेल के थे, जिनसे मरियल पीली रोशनी झांक रही थी। हवा दड़बों में बंद अदृश्य मुर्गियों की घुटी हुई गंभीर आवाजों से बोझिल थी और छप्परों की थूनियों से बंधी बकरियां बदहवास होकर झटके खा रही थीं। घरों की ऊंचाई, दरवाजे, जंगले, चबूतरे, आले सब औसत से छोटे आकार के थे, जिनसे वहां रहने वालों की इस दुनिया में जगह का अंदाजा होता था। बच्चों से ठुसी एक कच्ची कोठरी में अधनंगे मरियल बैंड वाले कोई धुन निकालने का प्रयास कर रहे थे। शोर बहुत था। रोशनी में पिस्टीन बजाने वाले बैंड के अगुआ का गाल चमक रहा था, लेकिन उस संगीत का सामूहिक प्रभाव डरावना, उदास और असहाय कर देने वाला था। जाने क्यों ऐसा लगता था कि उन्हें कभी कभार किसी शव यात्रा में ही बुलाया जाता होगा, वरना उनका मुख्य काम भारी रात काटने के लिए अभ्यास करते जाना था। एक छप्पर के नीचे कुछ बाहरी लोग ताश खेल रहे थे, जिनके कंधों पर हाथ रखे लड़कियां चुपचाप देख रही थीं। वहां मोढ़े पर बैठी एक मोटी औरत ने चिचियाती आवाज में कहा, नेताजी नमस्कार। वह टाउन एरिया की निर्वाचित सदस्य थी। धामाचेरो ने गाड़ी की खिड़की से सिर निकालकर कहा, नेताइन अपनी गौशाला से होकर आते हैं। औरत ने पान से सड़े दांतों को दिखाकर हंसते हुए शरारत से हाथ नचाया। कोई फायदा नहीं, लौट कर यहीं आना पड़ेगा। गाड़ी एक ठिगने से घर के सामने रुकी, जिसके आगे कामधेनु गौसेवा केंद्र का पुराना साइन बोर्ड लगा हुआ था। दीवार पर गेरू से एक धुंधली सी गाय बनी हुई थी, जिसके पेट पर पिसे चावल की उड़ती सफेद हथेलियों की छाप थी। गाय जादुई लग रही थी, क्योंकि वह मिट्टी की दीवार में उभरे ढेलों और लीपे गोबर की चिटकी पपड़ियों में कभी अदृश्य हो जाती थी, कभी दिखने लगती थी। धामा ने लड़कों को बाहर छोड़ दिया था, जो किसी घर में लड़ाई के लिए तैयार किए जा रहे एक नामी मुर्गे को देखने चले गए थे। वह उसे साथ लेकर घर के दरवाजे के नीचे आधा झुकते हुए भीतर घुसा। एक संकरी सी दलान पार करने के बाद, अरे वाह, रोशनी का भी कमेंट आ गया। कह रही है कि डरावनी लग रही है कहानी। एक संकरी सी दलान पार करने के बाद एक बड़ा सा अहाता था, जिसके बीचों बीच तुलसी चौरा था और किनारे की तरफ नीम और आम के दो छोटे पेड़ थे। सबसे दूर के कोने में लौकी की गझिन लतर से ढकी हुई एक मड़ई थी, जिसके बाहर जांघिया पहने एक आदमी छोटी सी झिलगी खटोली में करवट लेटा हुआ था। उसके सिरहाने एक हैंडपंप था, जिससे लटकता एक रेडियो अपनी आवाज को पाता खोता बजे जा रहा था। मड़ई में एक औरत ढिबरी की रोशनी में पांसुल से तरकारी काट रही थी। उन दोनों के बीच एक बच्चा, जिसकी करधनी में घुंघरू लटक रहा था, प्रफुल्ल चौपाए की तरह आवाजाही कर रहा था, जैसे उस औरत से आंखें मिलना ही संसार का सबसे मजेदार आश्चर्य हो। बच्चा औरत के पास जाकर अपनी नन्ही मुट्ठी से उस पर धूल फेंकता। वह देखती तो हर मसूड़े से हंसता हुआ नाटकीयता के साथ गिर पड़ता, जैसे औरत से आंख मिलना ही संसार का सबसे मजेदार आश्चर्य हो। लौटकर आदमी के ऊपर धूल डालता, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह खटोली की पटिया झकझोरते हुए जरा देर झूलता और वापस लौट आता। पता नहीं यह हरियाली से छनकर आती मध्यम रोशनी की नरमाई थी, तुलसी की उनीदी पत्तियां, या बच्चे के आसपास उफनती प्रसन्न ऊर्जा।
उस अहाते को देखकर गरीबी के गोपनीय सौंदर्य के बारे में दो चार बातें करने का मन करता था। धामाचेरो अपनी उपस्थिति की सूचना देने के लिए कोई है तो नहीं कहकर खंखारता हुआ खटोली पर खाली जगह में बैठ गया और औरत के बगल में रखी मछिया पर आग्रह करके रिपोर्टर को बैठाया। बच्चे के चकित होकर एक जगह रुक जाने से चुप्पी फैलने लगी, जिसमें पांसुल पर बजती चूड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। वह आदमी धामाचेरो को अधिक जगह देने के लिए अपनी खटोली में सिकुड़ गया। धामा ने नशे में मचलते हुए सिर हिलाकर औरत की ओर इशारा किया। सर, ठीक है। रिपोर्टर चुपचाप औरत के आलता लगे पैरों और बच्चे को देखे जा रहा था, जो आंखें फाड़े लगातार दूर खिसकता जा रहा था। धामा भारी सांस लेकर उठा, झोपड़ी के भीतर गया और डिबरी को लाकर औरत के सामने रख दिया। नाक की लौंग चमकने लगी, भरे सांवले गाल दिखने लगे जो रह रहकर कांप जाते थे। उसने वापस खटोली पर बैठते हुए कहा, अब देखिए सर, और निचला होंठ दबाते हुए चिंतित ढंग से कहा, चलेगी? रिपोर्टर ने पहले ऐसी औरतें देखी थी, लेकिन पहली बार देख रहा था कि वे किसी अजनबी के साथ हम बिस्तर होने के ठीक पहले क्या कर रही होती हैं। वह इस छोटे से परिवार को देखते हुए उसे यह सादा सा मनोरम अहाता अचानक भयानक लगने लगा। उसके रुख का इंतजार करते हुए धामा ने खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, अपनी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। पार्टी के चुनाव टिकट का हिसाब किताब देखने दिल्ली से आए। तुमको सीमेंट फैक्ट्री के गेस्ट हाउस तक जाना पड़ेगा। वह चुपचाप अपना काम करती रही। धामा ने कहा, कहीं ऐसे इलेक्शन लड़ा जाता है? सेवा करिएगा तब न मेवा मिलेगा। इस बीच बच्चा सरकते हुए पास चला आया था। औरत ने उसे दूर हटाते हुए कहा, इसको कौन देखेगा? सब उसी के लिए तो हो रहा है, थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। अभी तो खाना भी नहीं बना है, पहले इसको सुलाना होगा। किसी और को बुलाइए, जल्दी कीजिए, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। औरत ने हैंडपंप चलाकर तरकारी धोई, बच्चे को गोद में उठाकर कई बार बेचैनी से बाहर गई और अंदर आई। अंततः उसने बच्चे को जमीन पर रखकर ढिबरी हाथ में लेकर ताना मारते हुए कहा, नेताजी आप समझते नहीं हैं, आंटी जी आई हुई हैं। धत तेरे की, पहले न कहना चाहिए था। इतना नखरा क्यों कर रही थी? अचानक दोनों उठकर बाहर निकल गए। दरवाजे के बाहर टाउन एरिया की सदस्य खड़ी मिल गई। वह इंतजार ही कर रही थी। उसने नया पान खा लिया था। वह हंसी तो धामा ने कहा, नेताइन, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। देखिए आपके दरबार में कुछ है, दिल्ली से साहेब आए। उसने पीठ पर हाथ बांधकर धामा के साथ धीरे धीरे चलते हुए कहा, नेता, आज चेक पोस्ट पर बहुत माल आया हुआ है। आपने उसका पिहान जितना भारी पिछवाड़ा नापने में बहुत देर लगा दिया। सब लड़कियों को ट्रक वाले लेकर चले गए, इस समय एक भी नहीं बची। राजनीति में आमतौर पर दो तरह की महिलाएं पाई जाती हैं। एक वे हैं जिनके नाम के तुरंत बाद कोई न कोई भारी भरकम केयर ऑफ लगा होता है। ग्राम प्रधान से लेकर संसद तक के ज्यादातर पदों पर वही हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान नहीं। वे किसी न किसी प्रभावशाली संपन्न की पत्नी, भाभी, बिटिया या चाची हैं। उनके लोहे में बेंट किसी और का लगा है। वे विभिन्न आकार प्रकार की गद्दियों पर रखी किसी न किसी पुरुष की खड़ाओं से शक्ति पाती हैं। वे राजनीति में अपने लिए नहीं, किसी और के लिए होती हैं। उनकी मजबूरी को नारी सुलभ त्याग बताकर उन्हें फुसलाए रखा जाता है। दूसरी वे हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी प्रभावशाली की केयर ऑफ होना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए राजनीति में आती हैं। उनके बीच प्रतिस्पर्धा कितनी तगड़ी होती है, इसका अंदाजा जाड़ों की किसी दोपहर किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के लान में खड़े होकर लगाया जा सकता है, जहां नेताजी लोग
गाजर का हलवा, चूड़ा मटर, तिलकुट, कोरमा, नहारी, कबाब आदि की खुशबुओं और खिलखिलाहटों से घिरे कबूतरों की तरह कठोर दानों से टूंगते रहते हैं। इन औरतों को पता रहता है कि किस नेताजी को उनके हाथ का क्या पसंद है, और बगल वाली के कठोर दान को ठेल कर अपना आगे करने का कौशल आता है। घरों में दमन के माहौल और व्यक्तिगत गरीबी से बचने के लिए वे अपनी देह को राजनीति की सीढ़ी बनाने को तैयार रहती हैं। जो बड़े शहरों की राजनीति में बंद कमरों में होता है, वह इस पिछड़े इलाके के जंगल में खुलेआम हो रहा था। ये दोनों औरतें अब प्रतिद्वंदी थीं। धामा पहले उन दोनों को नेताओं, अफसरों और पुलिस वालों के पास भेजा करता था। एक टाउन एरिया के सदस्य बनने में कामयाब हो गई थी, दूसरी होना चाहती थी, लेकिन धामा के झांसों से उसका भरोसा डोल रहा था। रिपोर्टर उन दोनों की राजनीति का शिकार हो गया था। टाउन एरिया वाली नेताइन की दीवार पर एक बहुत पुराना पोस्टर लगा था, जिसमें एक किसान नेता के फोटो के नीचे लिखा था, भारत की तरक्की का रास्ता गांव के खेत खलिहानों से होकर जाता है। उसने मन ही मन एडिट किया, जिससे नारा चुस्त हो गया, औरतों की तरक्की का रास्ता देह से होकर जाता है। धामा चेरों ने हाथ जोड़कर अचानक एक अजनबी हंसी हंसते हुए रिपोर्टर से सटकर कहा, हम समझ गए सर, आप धर्मात्मा आदमी हैं। आपका इस नेता नगरी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब चलकर रामलीला देखा जाए। नेताइन ने रिपोर्टर से मुखातिब होते हुए धामा चेरों के आगे लगभग आरती की मुद्रा में हाथ घुमाते हुए कहा, आप तो बम्भोला हैं। आपके लिए तो गाय और औरत बराबर है। आपका बस चलता तो हर वोटर को औरत बांटते। उसने हाथ उठाकर दो उंगलियों के बीच की झिरी बनाई। कहीं इतनी मिलेंगी कहाँ? भगवान की दया से मिल भी गई तो उनके घरों में जो पहले बैठी हुई हैं वो गदर काटने लगेंगी। अरे भाई, मुझे गेस्ट हाउस जाना है, बहुत देर हो चुकी है, रिपोर्टर ने उकता कर कहा। धामा ने एक साथ हंसते और उसे अनसुना करते हुए कहा, होने दीजिए सर, आज मेरे यहाँ रुक जाइएगा। वहां जाकर भी तो सोना ही है। हाँ, सोना ही तो है, सोया तो कहीं भी जा सकता है। ये सोचते हुए वो उसके पीछे चल पड़ा। पलाश और तेंदू के पेड़ों के बीच एक खलिहान में दर्शक चादरों गमछों में लिपटे बैठे थे। ऊपर एक ओस से भीगी काफी छोटी पुरानी चांदनी थी, जो उन्हें छांव दे पाने में असमर्थ थी। अजीत भाई, बहुत देर से स्वागत कर रहे हैं आप। आधी कहानी बीत चुकी है। ऊपर ओस से भीगी काफी छोटी पुरानी चांदनी थी, जो उन्हें छांव दे पाने में असमर्थ थी। किनारों पर साइकिलों पर टेक लगाए लड़के खड़े थे। हवा में गांजे की गंध थी, जो एक पेड़ के नीचे ट्रैक्टर जैसी आवाज करते जर्जर जनरेटर से उठती लग रही थी। मंच पर एक फटा पर्दा तना था, जिस पर शहर छपा हुआ था। चौड़ी सड़क के किनारे ऊंची इमारतें, ऊंचे फव्वारे, बसें और रेस्टोरेंट थे, जिनके बीच एक लड़का और लड़की हाथ थामे चल रहे थे। सबके ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा था। 3 हेलोजन लाइटों के केंद्र में गुड़हल की 2 पतली मालाओं और एक चमकीली पन्नी से लिपटे धनुष के सहारे सीता स्वयंवर का दृश्य चल रहा था। हारमोनियम पर बैठे व्यास गलत बोले गए संवादों को अभिनेताओं से भी ऊंची आवाज में ध्वनित उदारता से सुधार रहे थे। पर्दा राजा जनक के दरबार का वातावरण बनाने या रामलीला को आधुनिक रूप देने के लिए नहीं, बल्कि मंच का ठाट खड़ा करने की जरूरत से लगाया गया था। यह वैसा ही था जैसे नई जरूरतों के दबाव में जंगल में बसे गांव की जिंदगी बेमेल खिचड़ी हुई जा रही थी। यहाँ सब कुछ काम चलाऊ जुगाड़ से चल रहा था। गाड़ी हिचकोले खाते हुए सीधे मंच के पास रुकी। चारों तरफ से बच्चे दौड़े। अभिनेता अपनी जगहों पर ठिठक गए और स्वयंवर थोड़ी देर के लिए थम गए। हारमोनियम छोड़कर व्यास धामा चेरों का स्वागत करने के लिए लपके। उसे तुरंत मंच पर ले जाकर स्टैंड से माइक निकालकर थमा दिया गया।
वह लाइट से चौंधिया कर थोड़ी देर आंखें झपकाते हुए हाथ की ओट बनाकर दर्शकों में से कुछ को पहचानने की कोशिश करता रहा। उसने गला साफ करने के बाद एक छोटा सा भाषण दिया। बड़ी खुशहाली की बात है कि इस साल रामलीला हो रही है। बीच में कई साल टूट गई थी, कोई 75 नहीं था। बड़ा प्रयास करके हम लोगों ने दोबारा चालू करवाया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्थिति सही नहीं है। पंडित बता रहे हैं कि परशुराम मुनि का चोगा फट गया है। लक्ष्मण और भरत दोनों भाइयों के लिए कपड़ा बनवाना जरूरी है। हनुमान जी का गदा पिचुक गया है। कई स्वरूप तो ऐसे हैं जो पोशाक नहीं होने के कारण मंच पर आते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग रावणी सेना में हैं उनको कौन साजबाज की जरूरत है। वो लोग तो जो पहने हैं वही पहनकर बिना शर्म के पार्ट खेल सकते हैं। बताया गया है कि और भी कई सामान की जरूरत है ताकि रामलीला को अच्छे से चलाया जा सके। मैं अपनी ओर से रामलीला के हर प्रमुख कलाकार को 500 रुपया की सहायता देता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में हम सिर्फ 3000 वोट से पिछड़ गए थे। इस एक साल में फिर चुनाव होने वाला है। इस बार पार्टी का टिकट मिलेगा और आप लोगों की कृपा से जरूर मिलेगा। किसी विरोधी की चाल नहीं चलनी दी जाएगी। आपका आशीर्वाद रहा तो मेला ठेला मनोरंजन में किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। उसने दर्शकों की तालियों के बीच हाथ जोड़कर मंच का एक चक्कर लगाया। इस बीच मंच के आगे 2 कुर्सियां लाकर रख दी गई थी। साजिंदे जनरेटर के पीछे से चिलम का दम मारकर वापस अपनी जगह लौट आए थे। स्वयंवर फिर से शुरू हो गया था। कुर्सियों पर धामा और उसके मेहमान पत्रकार को बिठाया गया। वे दोनों राजा जनक के दरबार में शिवजी का धनुष तोड़ने की जुगत में लगे विदूषक राजाओं को जनता की अपेक्षानुरूप बनावटी गंभीरता से देख रहे थे। रिपोर्टर को महसूस हुआ कि उसे गंभीर होने की जरूरत नहीं है। धामा को चुनाव लड़ने के लिए छवि की चिंता होगी, लेकिन वह तो बाकी जनता की तरह हंस सकता है। थोड़ी देर पहले उसके लिए अहाते में जो स्वयंवर आयोजित किया गया था, क्या वहां कोई अदृश्य धनुष था जिसे वह तोड़ने में चूक गया था? या धामा अपने साथ किसी को भी लेकर जाता तो उस सांवली औरत का रवैया वही होता? तभी मोटरसाइकिल से एक सिपाही प्रधान को खोजते हुए आया। उसे देखते ही धामा ने कहा, आप आराम से बैठकर रामलीला देखिए। किसी चीज की जरूरत हो तो लड़कों से बोल दीजिएगा। मैं 1 घंटे में थाने से होकर आ रहा हूं। रिपोर्टर को काफी देर से अपनी कनपटी पर सनसनी महसूस हो रही थी, जैसे उसे कोई लगातार ताड़ रहा हो। उसने बेचैनी से घूमकर दर्शकों की ओर देखा। रेडियो वाला बैगा गोद में एक बच्चे को लिए भीड़ में सरकता हुआ उसकी कुर्सी के पाए के पास आकर बैठ गया था। बच्चे ने उसकी तरफ मुट्ठी तानकर उंगलियां खोली। बैगा ने कहा, ए बाबू, सोचे कि इसको रामलीला दिखा दे। पता नहीं कितने दिन जिंदा रहे। क्यों? अभी तो ये पैदा ही हुआ है। ऊपर की तरफ दांत आ गया है ना, बहुत बड़ा असगुन है। उसने बच्चे का मुंह ऊपर उठाते हुए कहा, जानते हैं नेताजी थाने क्यों गए हैं? आज बहुत ज्यादा गाय आई है। बड़ा हथियार नदी पार करवाने गया होगा। आप इसके बारे में अपने अखबार में क्यों नहीं लिखते हैं? वह झेपना चाहता था। रिपोर्टरों को लंबे अभ्यास से अपराध बोध को हैरानी में बदलने में महारत हासिल हो जाती है। उसने आंखें फैलाकर कहा, अच्छा, और बच्चे को देखकर मुस्कुराया। क्या पता इस शैतान के कारण किसी की जान बच जाए। इस बीच विकास आकर धामा की खाली कुर्सी पर बैठ गया। बैगा उसकी ओर देखकर हंसा तो उसने चिढ़कर कहा, गौसेवक नाम तो भरमाने के लिए रखा है, असली काम तो गाय गोरू को बंगाल पठाने का है। बैगा ने अपनी घुटी हुई सांसों और नाराजगी से धामा के बारे में जो बताना चाह रहा था वह सामने ही यहां वहां बिखरा हुआ था। उसने बच्चे को हथेलियों पर तौलते हुए कहा, बहुत अब्बर हुई।
तो भी एक गाय 2.5-3 कुंटल से कम नहीं पड़ती है, और उसका मांस बहुत सस्ते से सस्ते 150 रुपया किलो बिकता है। ए बाबू, जरा सोचिए कितना पैसा आता होगा। तो तुम भी यही करो, सब झंझट खत्म हो जाएगी, उसने पीछा छुड़ाने के लिए कहा। वह रिपोर्टर की तरफ माड़े वाली आंख उठाकर लाचारी से हंसा। यही करना होता तो 3 साल से भिखमंगे की तरह एक बैल मांग रहे होते। हम अपने नेम धर्म पर ही ठीक हैं। धामा काफी देर बाद मोटरसाइकिल से लौट कर आया। रामलीला खत्म होने की ओर थी। कम दर्शक बचे थे और पात्रों की आवाजों में नींद सुनाई दे रही थी। चांदनी रात ओस से भीगकर गठिन और भारी हो चुकी थी। मोटरसाइकिल पर उसके पीछे लंबी लाठी लिए एक बूढ़ा बैठा हुआ था। दोनों के बीच में गोल मटमैली टोपी के ऊपर फटा मफलर बांधे एक 15-16 साल का दुबला सा पीला लड़का दुबका हुआ था। उसकी भयभीत आंखें कहाँ टंगी हुई थी। वह सब कुछ देखते हुए भी जैसे कुछ नहीं देख रहा था। बूढ़े के चेहरे पर कुछ प्रेत जैसा भाव था। गहरी आंखों और घनी मूंछों के नीचे उसके सफेद दांत देखते हुए अचानक लगने लगता था जैसे खोपड़ी हंस रही है। उसकी हड्डियां काफी चौड़ी थी। वो घुटनों से ऊपर बंधी धोती और झक सफेद कुर्ता पहने हुए था। वह करीब आया तो रिपोर्टर उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। सर, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। घर के झगड़े में पुलिस उठा ले आई थी, इन्हीं को छुड़ाने गए थे। वह हंसा। बताइए, इस उम्र में लाठी से 2 आदमियों का सिर खोल दिया था। रिपोर्टर ने लड़के को देखा, जो झुककर जमीन पर कुछ खोजते हुए मिट्टी के ढेले उठा रहा था। बैगा उससे कुछ पूछ रहा था। वहां मौजूद लगभग सभी की आंखें उसी एक पर टिक गई थी। वे उसे हैरानी से पहचानते हुए कानाफूसी करने लगे थे। धामा ने कहा, सर, गौशाला का नया स्टाफ है, 5,000 पर रखा है, यही लाएं। बैगा ने लड़के से पूछा, तुम इन ढेलों का क्या करोगे? पेशाब, इस्तिंजा करने के लिए है, लड़के ने हकलाते हुए कहा। बैगा बूढ़े को घूरते हुए बड़बड़ाने लगा। अच्छा, तो धर्म का पक्का मियाँ खोज के ले आया है। बूढ़ा पेड़ों के बीच चला गया। वह लौटा तो उसके हाथ में किसी झाड़ी की 3 लंबी टहनियां थीं। उसने टहनियों को उमेट कर अपनी लाठी को गाड़ी की छत पर लगेज कैरियर से बांध दिया। विकास ने उत्सुकता से जांच कर देखा। लाठी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। धामा ने पूछा, नदी में कितना पानी है? यही पोरसा भर होगा। बंधे की गाद भर गई है, इस बार ज्यादा पानी नहीं है, बूढ़े ने कहा। तभी भीड़ में शोर उठा। बैगा झुक कर दोहरे हुए जाते लड़के की गर्दन पकड़कर धक्का देते हुए चिल्ला रहा था, अरे भागो ससुर, जल्दी भागो यहां से। पैसा के लिए जान देने चले आए हो? कुछ होश है तुमको? कल नहीं तो परसों तक पुर्जा पुर्जा उधिया जाएगा तुम्हारा। लड़का लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो फटी आंखों से बैगा को देखे जा रहा था। उसका एक गाल अनियंत्रित फड़क रहा था। भीड़ मंच के आगे उठकर लड़के की ओर भागी आ रही थी। बैगा की गोद का बच्चा डर के मारे लटक कर चिघाड़ते हुए रोने लगा। विकास ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और लपक कर बंदूक निकाल ली। वह बैगा की ओर मुड़ा तो धामा ने उसे डपटते हुए बंदूक वापस रखकर जल्दी से चलने का इशारा किया। उसने बांह पकड़कर लड़के को खड़ा किया और गुस्से से बैगा को घूरते हुए कहा, तो आप मानेंगे नहीं, बहुत नशा हो गया है। बैगा भीड़ की ओर मुंह करके चिल्ला रहा था, गाय गोरू तक तो ठीक था, लेकिन अब आदमी का बच्चा हतोगे तो कैसे बर्दाश्त होगा? कौन कहेगा कि ये ठीक काम है? कह दे कोई। हमारे रहते ये नहीं होने पाएगा। विपत तो ये हो है कि 3 साल हो गया, तुम्हारे डर से कोई नशा नहीं होने पाया। कितने हाथ गोड़ हैं तुम्हारे, लगता है तुम ही खोपड़ी में नाच रहे हो। सोचो, कितना महुआ बर्बाद हुआ होगा, कितना गांजा फुकाया होगा,
लेकिन कभी मन पे कुछ चढ़ता ही नहीं। लेकिन आज अगरधत्त चढ़ा है। रिपोर्टर और बूढ़ा पहले ही बैठ चुके थे। धामा भी लड़के की बांह थामे हुए गाड़ी में बैठ गया। उसकी कांपती मुट्ठी में स्टिंजा के ढेले पिस कर मिट्टी हुए जा रहे थे। भीड़ के शोर को इंजन के आवाज से दबाने की कोशिश करती गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई। रिपोर्टर को सिहरन हो रही थी, जैसे फंदे में आ फंसे किसी जंगली जानवर को गाड़ी में लादा गया हो और वहीं उसकी बलि दी जाने वाली हो। विकास भी बैगा के चिल्लाने के पीछे अचानक भीड़ की झपट पड़ने से हड़बड़ा गया था, जिसका अंदाजा उसकी भारी सांसों से हो रहा था। कुछ दूर के बाद गाड़ी चक्रोड को काटकर बनाई गई एक नाली में उछली। आगे बैठा बूढ़ा डैशबोर्ड पर गिर पड़ा। उसका सिर हल्के से शीशे से जा टकराया था। विकास ने गाड़ी रोक दी ताकि वह सीधा हो सके। बूढ़े ने सीट पर बैठकर देखा। घुटना फूट जाने से खून बह रहा था। वह थोड़ी देर बहते खून को देखता रहा, फिर जीभ से सपड़ सपड़ करते हुए चाटने लगा। उसकी आंखें चांदनी में टिमटिमा रही थी। चेहरे पर खोपड़ी जैसी हंसी खिल गई थी। इस बीच धामा के बगल में बैठा लड़का दरवाजा खोलकर भाग निकला था। उसकी तरफ सबका ध्यान तब गया जब धामा ने चिल्लाकर विकास से उसको पकड़ने के लिए कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह चांदनी रात में सरपत के बीच खरगोश की तरह लड़खड़ाता उछलता दिखाई दे रहा था। सीट पर एक मुट्ठी धूल बची थी। उसके पीछे भौंकते कुत्तों के साथ दौड़ती रामलीला के दर्शकों की एक छोटी सी भीड़ भाग पट्टे भाग कहते हुए चिल्ला रही थी। धामा अपने गुस्से को छिपाकर अचानक संयत हो गया। उसने कपट की अधिकता से हल्की हो गई आवाज में कहा, देख रहे हैं सर, आप भी देखते जाइए, याद करिएगा, लोग 5,000 की सैलरी पर रखे गए आदमी को भी बहका दे रहे हैं और कहेंगे कि बेरोजगारी है। रिपोर्टर ठठाकर हंसना चाहता था, लेकिन सख्ती से मुंह बंद किए हुए बैठा रहा। यह सख्ती उसके व्यक्तित्व में जाने कब से समाई हुई थी, जिससे उसकी नौकरी और जिंदगी चल रही थी। उसने लौटकर उसी सख्ती से नदी के पानी का रंग लिखा, सूखते आम के पेड़ों का दुख लिखा, लेकिन कभी इस घटना और धामाचेरों के असली कारोबार का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह अब इस जंगली इलाके में उसके लिए खबरों का स्रोत और गर्व करने लायक हर तरह से संपन्न सेवक था। थोड़ी देर में भोर होने वाली थी। बांसों के झुरमुट और काफी बड़े सहन के बाद धामाचेरों का 12 खंभों के ओसारे वाला सफेद घर रहस्यमय लग रहा था। शायद दीवारों पर ताजा चूना किया गया था। एक पंपिंग सेट था जिसके पास ट्रैक्टर, एक कार और दर्जन भर मोटरसाइकिलें खड़ी थी। सहन में 5 भैंसें और 2 ऊंचे बैल बंधे थे, जिन्हें ओस से बचाने के लिए पीठ पर बोरे डाले गए थे। किसी विदेशी नस्ल का एक ऊंचा भारी कुत्ता था, जो किसी बुजुर्ग की तरह एक बार उठकर खांसा और अन्यमनस्क भाव से चलते हुए दूर जाकर बैठ गया। बूढ़े के करीब पहुंचते ही जानवर भयभीत होकर फुफकारने और खूंटे से बंधी रस्सियां तुड़ाने लगे। हवा भारी हो गई। बूढ़े ने उनकी ओर बढ़कर पैर पटका और तेजी से बढ़कर ओसारे के किनारे की एक कोठरी के दरवाजे की सांकल उतार दी। धामा ने टार्च जलाई तो रोशनी के घेरे में आई चीजें चमकने लगी। वहां पुराने पोस्टरों के बंडल, तुड़े मुड़े बैनरों के ढेर, सैकड़ों की संख्या में धनुष, तीर, चमकीली पन्नियां लगे तरकस, गाड़ी की बैटरियां, टायर, साइन बोर्ड, खाली बोतलें, फावड़ा और कई तरह के रिंच पिलास फैले हुए थे। बूढ़े ने लंबी बाहों में भरकर कई बोझ धनुष एक तरफ फेंके, जिनकी खड़खड़ाहट से दलान देर तक गूंजती रही। नीचे विभिन्न आकार प्रकार की सींगें थीं। धूल में लिथड़े नकली बालों के गुच्छे थे। उसने छांट कर सींगों का एक ढेर लगाया, बालों के गुच्छों को सतर्कता से झाड़कर साफ किया और इन सब को एक बोरे में भरा और सिर पर लाद कर बांस के झुरमुट से होता हुआ जंगल की ओर जाते रास्ते पर गायब हो गया। पेड़ों के नीचे चांदनी में उसकी लुकती छिपती पीठ को देखते हुए धामा ने कहा, ऐसे कलाकार अब नहीं मिलते।
बूढ़ा वाकई बीते जमाने का एक दक्ष और क्रूर कलाकार था। वह गाय, बैल और भैंस की शक्ल बदलने का माहिर मेकअप मैन था। वह सींगों को छोटा बड़ा करके उनका हुलिया ऐसा बदल देता था कि उन्हें बरसों तक पालने वाला आदमी भी धोखा खा जाता था। थन फुलाकर बकेन गायों को दुधारू बनाना, कानों का आकार और आंखों का रंग बदलना, कुछ ही घंटों में उन्हें चाटने या मारने की नई आदतें लगा देना उसके लिए बाएं हाथ का काम था। वह ठसाठस भरे ट्रक में गाय बैलों को लगभग सुन्न करके कई दिनों चुपचाप खड़ा रख सकता था। वह उनके थूथन को सल्फ्यूरिक एसिड से जला देता था, नाजुक अंगों में मिर्च की बुकनी झोंक कर बिल्कुल अनुशासित रखता था। वह मनुष्य और जानवर के बीच की कोई रहस्यमय पुरातन प्रजाति था जिसका इस कारोबार में बहुत सम्मान था। धामा का मकान एक बहुउद्देशीय इमारत था। इस समय जिसके कमरों में कई किस्मों के लोग सोए हुए थे, उनकी सांसें और खर्राटें रात में सुनाई दे रहे थे। असली घर तो आंगन असली घर तो बहुत अंदर एक आंगन से लगा हुआ था। 3-4 कमरों का घर था। दोनों के पहुंचने पर उसकी पत्नी बरामदे में रखी डाइनिंग टेबल पर एक शीशे का जग और 2 गिलास रख गई। धामा ने मेज पर रखी महंगी विस्की की बोतल से पैक बनाए। उसकी पत्नी भीतर से लाई गई चमाचम कराकरी में भुने काजू, पिस्ते, नमकीन और तली मछली के टुकड़े रखती जा रही थी। रिपोर्टर ने गिलास उठाते हुए प्रशंसा से कहा, आपका रहन सहन तो बहुत अच्छा है। धामा को जैसे चोट लगी हो। उसने बच्चे की तरह चांदनी में हाथ फैलाकर शिकायत से कहा, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। समाप्त। तो कहानी समाप्त हो चुकी है। अब इसके आगे क्या किया जाना चाहिए शायद दीपक बताएं। हाँ, हमारे जो भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, दर्शक, उनके अगर कोई सवाल हों, कुछ बातें अनिल जी के कहानी के ऊपर या उनकी अन्य रचनाओं के ऊपर या रचना प्रक्रिया के बारे में, नहीं, अगर बातें वो कुछ कोई भी भी, की जा सकती हैं, सिर्फ कहानी नहीं, जो चाहे वो बातें हो सकती हाँ हाँ, वो पूछ हैं, सकते जो हैं। मन करे। हाँ। जब तक कोई सवाल नहीं आ रहा है, तब हम्म। तक आप से एक सामान्य जिज्ञासा है कि ये कहानी जो है वो इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताइए। इसकी रचना प्रक्रिया ये है कि एक तो मेरा रिपोर्टिंग का लंबा कैरियर रहा है, तकरीबन 20 साल। और वो भी किसी एक जगह नहीं रहा है, वो भटकते हुए, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रहा है, लखनऊ में भी रहा है, पंजाब में भी रिपोर्टिंग की है मैंने, झारखंड में भी की है। रणेन जी से मुलाकात होती थी, तब मैं आउटलुक का करेस्पॉन्डेंट था जब झारखंड में था। तो हाँ, बहुत सारी कहानियां। हाँ रणेन जी हम लोगों के साथ लगातार बने हुए हैं। उनके हाँ हाँ लगातार हाँ। कमेंट भी आ रहे हैं आपकी कहानी, तो आपके उस पर। न न, हम और रणेन जी आपस में थोड़ा मोहब्बत करते हैं। हम्म, हम दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा हम लोगों का स्नेह वाला रिश्ता है। तो स्वाभाविक है कि वो अच्छा ही कहेंगे जो कहेंगे मेरे बारे में। तो ये पक्षपात है, एक तरह का ये स्नेह का पक्षपात है। स्नेह का पक्षपात। तो ये बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो पत्रकारिता का स्पेस है वो सब कुछ कहने की, रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं देता, और वो जगह तो और कम हो गई है। तो ये एक ऐसे ही नक्सल ग्रस्त इलाके की रिपोर्टिंग, मतलब जो जो लंबे समय तक मैं वहां बार बार जाता रहा, रुकता रहा, तो उस दौरान के अनुभवों से पैदा हुई कहानी है। और सच बात तो ये है कि धामा चेरो एक वास्तविक चरित्र है।
और ये कहानी लिखने का ख्याल ही मुझे तब आया जब एक दिन धामा चेरो ने मुझे फोन करके बताया कि भैया, आपके आशीर्वाद से मैं विधायक हो गया हूँ। तो मैंने पूछा कैसे हो गए? कहा देखा तो था आपने सब, फिर भी पूछ रहे हैं कैसे हो गए। तो तब मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो जो जिन आदिवासियों को आदिवासी जीवन के बारे में जो शहरी मध्य वर्ग के लोग हैं उनके बारे में बड़े रोमांटिक ख्यालात रखते हैं। उनको लगता है कि वो अभी भी पाषाण युग का ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन जंगल के भीतर भी जिंदगी कितनी तेजी से बदली है पिछले 30 सालों में, और वहां भी कितना लालच, फरेब, शहरों की नकल और अब तो सांप्रदायिक उन्माद भी। तो इसको समेटने की कोशिश में कि जंगल के भीतर की जो आदिवासी जिंदगी है वो कितनी बदली है और वहाँ किस तरह के लोग कामयाब हो रहे हैं, और जो हमारा मुख्य धारा का जीवन है, जो हमारी मुख्य धारा की राजनीति है, वो बल्कि ऐसे लोगों को जंगल से पिक करके संसद में, विधानसभा में और दूसरी जगहों पे ला रही है। और जो सचमुच जंगल के भीतर लड़ने वाले, हक के लिए बोलने वाले, अपने धर्म और परंपरा के बोलने वाले लोग हैं, वो हैरेस किए जा रहे हैं, वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ये वही सब जो कुछ नहीं कहा जा सकता था अपनी रिपोर्ट्स में, उसको कहने की कोशिश में और उस जीवन को एक बार फिर से रीलिव करने की कोशिश में ये कहानी पैदा हुई थी। ये जो आदिवासी अंचलों में जो धार्मिक उन्माद का या जिस तरह का वो सांप्रदायिक जो कार्य योजना है, वो आपने देखा आपकी कहानी में भी है। और रणेन जी का जो उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, हाँ, वो पहले हम लोग उसको पढ़े थे, दिल्ली में थे। बाद में जब झारखंड जाने का मौका मिला तो हमने उन जगहों को देखा। हम्म, तो ये आप जो ये पूरी कार्य योजना है, सांप्रदायिक कार्य योजना, खास करके आदिवासी इलाकों में उन आदिवासी लोगों के बीच में, वो किस तरह से कार्यान्वित हो रही है एक रिपोर्टर के तौर पे और एक कहानीकार के रूप में? आपको इसका अच्छा अनुभव है। हम चाहते हैं कि आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वो कैसे कार्यान्वित हो रहा है। एक सच्ची घटना बताता हूं। ये 2003 की बात है और रणेन जी से तब अक्सर मुलाकात होती थी। मैं रांची में ही था, आउटलुक का करेस्पॉन्डेंट था। तो हुआ ये कि एक नवरात्र में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के घर कलश स्थापना हुई, और ये कलश स्थापना शायद आरा से बुलाए गए एक ब्राह्मण ने कराई। जिस समय ये कलश स्थापना, भाई मुख्यमंत्री के घर कलश स्थापना हुई तो मुख्यमंत्रियों के छींकना भी, उनका कुर्ता झाड़ना भी, उनका दाएं देखना भी, बाएं सब कुछ खबर होता है। तो ये खबर अखबारों में छपी। वो और उनकी पत्नी, एक जैसा हमारा धार्मिक कर्मकांड है वह आप देखते हैं हिंदी पट्टी के इलाकों में, कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं। लेकिन 5 या 6 दिन बीते, जो आदिवासियों की जो जो उनकी अपनी धार्मिक संस्था है, डाकला क्या डोकला, पाहन, सोहार, सरना समिति, 14-15 संगठनों का एक समुच्चय है जिसमें जो आदिवासियों लगता के है कि अनिल जी का क्या कनेक्शन आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ तो रही है। जो आदिवासियों की जो अपनी धार्मिक बॉडी है, प्रकृति पूजक आदिवासियों की, उन्होंने एक जुलूस निकाला रांची में। और उनका ये कहना था कि अर्जुन मुंडा हिंदू पद्धति से पूजा करवा रहा है नवरात्र में, इसको जात से बाहर करो। आवाज आ रही है?
बिल्कुल तो आ जो रही है। आदिवासियों की सरना समिति थी, धार्मिक संस्था, उसने बहुत बड़ा जुलूस निकाला, ढोल नगाड़ा मादल के साथ नाचते गाते हुए, और उन्होंने रांची में मांग की कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को आदिवासियों की जात से बाहर करो। देखिए, रणेन जी बता रहे हैं कि राम मंदिर के लिए सरना स्थलों से मिट्टी ग्रहण की जा रही है। तो ये मांग हुई कि बाहर करो, हम लोग हिंदू हैं नहीं, और इसने हिंदू पद्धति से अपने घर में कलश स्थापना करवाई, और अर्जुन मुंडा बीजेपी से मुख्यमंत्री थे। इसका नतीजा हुआ कि 3 दिन बाद अर्जुन मुंडा को कॉन्फ्रेंस बुला के कहना पड़ा कि मैंने कलश फेंकवा दिया है अपने घर से, पंडित को वापस भेज दिया है, अब मेरे यहाँ वो पूजा नहीं होगी, और मेरे यहाँ जो पूजा होगी वो सरना विधि से ही होगी। तो ये तो बहुत उस तरह की कोशिश आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही है कि आदिवासियों को बताया जाए कि तुम भी हिंदू हो। कतई वो हिंदू नहीं। और ये जो थियरी चलाई गई कि शबरी भी हिंदू थी, जिसके जूठे बेर खा करके राम आगे गए थे लंका की तरफ, लेकिन महाश्वेता देवी ने शबरों के बारे में जो लिखा है, बंगाल के शबर आदिवासियों के बारे में, आप उसको पढ़िए, या कोई भी शबरों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी करे तो वो जान जाएगा कि वो हिंदू नहीं है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि आदिवासियों का जो हिस्सा अपने प्रकृति पूजक होने के प्रति आग्रही है वो कमजोर हुआ है, और उनके बीच में बहुत ही फैशनेबल तरीके से बिना कुछ जाने समझे खुद को हिंदू कहने और हिंदुत्व की जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे फायदा उठाने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो ये तो एक डेलिबरेट कोशिश है, लगातार चल रही है कि हिंदू कहे जाने वाले लोगों का दायरा बढ़ाया जाए, उनका वोट बैंक बड़ा किया जाए, और इसमें बहुत तरह के लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जैसे कि आप अपने इस पूरे यात्रा में आपको ये अंतर्विरोध नहीं दिखा कि जैसे कि जो कार्य योजना है जिसमें सवर्ण एक तरफ है, दलित, और जो भारत का जातीय स्ट्रक्चर है, तो जो उनकी कार्य योजना है इस तरह के हिंदुआइजेशन की, इससे उसमें कुछ अंतर्विरोध नहीं आते? कोई उनकी कार्य योजना पर इससे कोई दिक्कत नहीं आती, या किस तरह से उसको हल करते हैं? देखिए, अंतर्विरोध तो तमाम है। सबसे बड़ा अंतर्विरोध तो यही है, जो सवर्ण और दलित का अंतर्विरोध है, ये बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। कि आप देखेंगे कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो, उसको याद आती है अंबेडकर की जयंती के आसपास, जाड़े के दिनों में, मेरा ख्याल है 6 दिसंबर के आसपास उसको अंबेडकर की भी याद आती है। लेकिन वो 6 दिसंबर चूंकि बाबरी मस्जिद गिराने की बरसी है तो उस शोर में दब जाता है। तो उसी समय एक बार दलित बस्तियों में खिचड़ी भोज भी होता है, और उसके बाद फिर कभी कुछ नहीं होता। और जो जो देखेंगे कि नेतृत्व में आदिवासियों को, दलितों को कोई उस तरह की भूमिका, निर्णायक भूमिका कभी नहीं दी जाती है हिंदुत्व की राजनीति में। एक तो ये अंतर्विरोध है, और दूसरा अंतर्विरोध ये भी है कि जो सचमुच पुराने कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व की राजनीति के लिए लंबे समय से निष्ठावान ढंग से काम करने वाले लोग हैं, उनकी उपेक्षा करके, उनको बल्कि ड्राइव अवे करके, भगा करके, गाली गलौज करने वाले, सांप्रदायिक हिंसा प्रायोजित करने में समर्थ, फूहड़ और ज्यादा आक्रामक लोगों को शीर्ष पे, महत्वपूर्ण पदों पे लाके बिठा दिया जाता है। तो ये अंतर्विरोध है। लेकिन इन अंतर्विरोधों का फायदा उठाने की स्थिति में एक तो विपक्ष नहीं है, और दूसरा इन अंतर्विरोधों को बड़े आसानी से जो हिंदुत्व की राजनीति के भीतर का विपक्षी खेमा है उसको लालच दे करके हल कर लिया जाता है। उसको कोई छोटा सा पद दे दिया जाएगा, उसको गाड़ी दे दी जाएगी, उसको सिक्योरिटी दे दी जाएगी, उसको कुछ पैसा थमा दिया जाएगा, तो हल कर लिया जाता है। अच्छा, ये जैसे कि ये लोग काम कर रहे हैं, ईसाई मिशनरियां भी जो है वो बहुत सारा काम कर रही हैं आदिवासी इलाकों में, उनका भी प्रभाव है, और बहुत सारे
उनके हैं। तो इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है किस रूप में? भी बहुत एक सवाल भी आ रहा है कि भारत का आदिवासी क्रिश्चियन बन सकता है लेकिन अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता, तो हिंदू रीत का पालन नहीं कर देखिए, सकता। इस तरह के सवाल तो उठ रहे हैं, हाँ, उनके भी काम काज हैं। तो इस पूरे वाकये को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए ईसाई मिशनरियां जो कर रही हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आरएसएस ने जो सीखा है आदिवासियों के बीच काम करने का ढंग, वो ईसाई मिशनरियों से ही सीखा है। क्योंकि ईसाई मिशनरियां आरएसएस के बहुत पहले से इन इलाकों में काम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि ईसाई मिशनरियां आती हैं तो सबसे पहले उनकी पॉवर्टी को, उनकी दरिद्रता को एड्रेस करती हैं, उनके शिक्षा को एड्रेस करती हैं, और उनके स्वास्थ्य के मसले को अस्पताल खोल के एड्रेस करती हैं। आरएसएस ने भी यही किया है। और जैसे ईसाई मिशनरियां भी अंधविश्वास को प्रमोट करती हैं, वो बताती हैं कि यीशु के पवित्र जल से और पादरी के छूने से और आशीर्वाद देने से सब चंगा हो जाता है। वैसे ये भी बताते हैं कि फलाने देवता का दर्शन करने से, फलाने मंत्र का जाप करने से, और अब तो खैर उसके आगे की बात होने लगी है। अब तो गोमूत्र पीने से और गोबर से, परमाणु विकिरण से सुरक्षा की जा सकती है, हर चीज से बचा जा सकता है। लेकिन ईसाई मिशनरियां इस स्थिति में नहीं है कि वो इसका कोई पॉलिटिकल फायदा ले पाए। एक तो ईसाइयों की संख्या ही बहुत कम है, वो बहुत ही माइनॉरिटी में है। लेकिन और दूसरा ये है कि उनके तौर तरीके इतने आक्रामक, इतने हिंसक नहीं है जितने आरएसएस के हैं। तो वो ईसाई मिशनरियां के तौर तरीके वही हैं। मतलब इसको मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि ईसाई मिशनरियां कोई बहुत उनके तौर तरीकों में कोई वो पुरानी जो उदात्तता थी, पुरानी जो लिबर्टी थी, वो जा चुकी है। वो भी पूरी तरह से चमत्कार का आसरा दिखा करके लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो अंतर ये है कि वो अभी इस स्थिति में नहीं है, संख्या के कारण, न कभी होंगे। लेकिन ये तो आदिवासियों को अपने साथ ला करके सत्ता में आने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने, अल्पसंख्यकों को आदिवासियों से कटवाने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। तो हमारा समय भी हो गया है, लगभग 1 घंटे से हम लोग लाइव हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातचीत हुई, कहानी पाठ, और उस पर बहुत सारे कमेंट आए। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे इस बातचीत में और आपने कहानी पाठ किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद समकालीन जनमत पूरे परिवार की तरफ से। तो इस ब्रॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।